सभी लोगों का एक बार से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो फरवरी का महीना होता है हमारा, उसमें हमको अपना इनकम टैक्स कटाना होता है और हम अपना इनकम टैक्स आगणन किस प्रकार से तैयार करें, आज की वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा। और जो ये आगणन हम तैयार करेंगे, ये हमारा जो इस बार गवर्नमेंट के द्वारा दो ऑप्शन दिए गए हैं, ओल्ड मेथड एंड जो न्यू मेथड है, उसमें अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। तो आज का जो वीडियो है ये पुराने मेथड से इनकम टैक्स की कटौती किस प्रकार होगी उसके बारे में है। इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक आयकर गणना प्रपत्र होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास नई सैलरी शीट जो IFMS से आप डाउनलोड कर लेंगे पहले, और सेविंग है उनकी रसीद आप अपने पास रख लेंगे। तो ओल्ड मेथड से हम अपना इनकम टैक्स आगणन किस प्रकार से तैयार करते हैं, इसके विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किस प्रकार से छूट मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक छोटे इंट्रो के बाद वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गणना प्रपत्र जो होगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें हमने अपनी जनरल इंफॉर्मेशन भर लेंगे, कर्मचारी का नाम, पद नाम, पैन नंबर, कार्यालय एवं विद्यालय का नाम, टैन नंबर, कर्मचारी कोड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला बिंदु होगा हमारे पास, प्राप्त कुल वेतन, ग्रॉस सैलरी जो होगी, तो इसको हम अपने सैलरी स्टेटमेंट से ले लेंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास ये नीले रंग का है, ये हमारी टोटल ग्रॉस इनकम हो जाएगी, सैलरी स्टेटमेंट से ले लेंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास ये नीले रंग का है, ये हमारी टोटल ग्रॉस इनकम हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 7,65,872 रुपये, किसी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी है। तो इसके बाद हमारे पास जो अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत हमको मकान किराए भत्ता, पर्वतीय भत्ता और अन्य भत्ता की छूट मिलती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा HRA यानी कि मकान किराए भत्ता होता है, इस पर किस प्रकार से छूट मिलती है इसको जान लेते हैं। मकान किराए भत्ते पर मिलने वाली छूट, मकान किराए भत्ते पर हमको छूट इन 3 बिंदुओं के अनुसार मिलती है। सबसे पहले इन 3 बिंदुओं में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट पर हमको छूट मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास या तो हमको एक्चुअल जो हमारा HRA होगा, या हम जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं और उसमें से 10% ऑफ सैलरी घटा देंगे। सैलरी का अर्थ यहाँ पर बेसिक प्लस DA से होगा। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं 50% और जो नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं वो 40%। इन तीनों बिंदुओं में जो सबसे कम अमाउंट होगी उसको हम HRA पर छूट ले लेंगे। तो इसमें जो सेकेंड वाला पॉइंट होता है, ये हमारा लगभग सबका 0 निकल जाता है। जिसका ये प्लस में आएगा तो वो उसकी छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे से हमको छूट इसमें कम ही मिल पाती है। तो यहाँ पे मकान किराए भत्ते पर हमको सपोज छूट 0 मिली। पर्वतीय भत्ता जो हमारा होता है अपने सैलरी स्लिप से ले लेंगे, तो जो हमारा लगभग 3600 के लगभग होता है। हाँ, तो हमारे पास अन्य भत्ते जो इस सेक्शन के अंतर्गत होंगे उसको भी ले लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमको अंडर सेक्शन 10N के अंतर्गत हमको 3600 रुपये की छूट मिली और वेतन से प्राप्त शुद्ध आय हो गई हमारे पास 7,62,272 रुपया। अब यहाँ पे मानक कटौती, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इस बार 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए हमारे पास 50,000 का है। तो इसको 50,000 की अमाउंट हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो कार्य हेतु आय बनी 7,12,272 रुपया बनी। इसके बाद हमारे पास जो और इनकम होगी, वेतन के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय, हमारे पास प्राप्त मकान किराया, खातों आदि पर ब्याज से अर्जित राशि। तो जितने भी हमारे सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, उस वित्तीय वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला, यहाँ पे हम इसको डाल लेते हैं। तो सपोज हमको 5,000 के लगभग यहाँ पे हमारी इनकम हुई ब्याज से, तो उसको यहाँ पे कर लेंगे। और साथियों, इस पर भी छूट मिलती है हमको, आगे जैसे ही इसका सेक्शन आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। और अन्य स्रोतों से आय यहाँ पे कर लेंगे। तो हमारे पास 5,000 हमारी आय और बढ़ गई है। पहले हमारे पास जो आय थी 7,12,000, अब 5,000 और जुड़ गई है इसमें। तो ये 7,17,000 के लगभग हमारी कुल टोटल इनकम हो गई है। हमारे पास जो अंडर सेक्शन 24
है या धारा 24 के अंतर्गत हमको आवासीय ऋण पर दिए गए ब्याज में छूट मिलती है। तो इसके अंतर्गत हमको 2 लाख की छूट यहाँ पे मिलती है। तो इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 2 सेक्शन के अंतर्गत हमको छूट यहाँ पे मिलती है, सेक्शन 24 और 80E। 80E बाद में आएगा, इसको अभी समझ लेते हैं। तो सेक्शन 24 के अंतर्गत हमको, इस सेक्शन के अंतर्गत कर्मचारी को हाउस लोन के ब्याज पर 2 लाख की छूट प्रदान की जाती है और 80E के अंतर्गत हमको 50,000 की छूट मिलती है। इसके लिए कुछ कंडीशनें होंगी, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लाख की लिमिट है, तो हम इसको एक अमाउंट भर लेते हैं यहाँ पे, कोई भी 95,000 हमको यहाँ पे छूट मिल गई है। तो हमारी अमाउंट जो हो गई है अब इनकम टैक्स वाली अमाउंट हो गई है 6,22,272 रुपया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, धारा 80C और 80CC सेविंग पर हमको छूट प्रदान होती है। तो इसको हम ज़रा समझ लेंगे। इसमें हमारे पास GIS, LIC, NSC, PPF गृह ऋण, PLI, सावधि जमा योजना, अंशदायी पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टाम्प ड्यूटी आदि, इन सब का योग हमारे पास 1,50,000 के लगभग होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो इसमें मिनिमम जो छूट प्राप्त होगी हमको वो 1,50,000 की होगी। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर LIC, हमारे पास बीमा हमारे पास अपनी सैलरी शीट से देख लेंगे तो ये 2,400 के लगभग होती है। और LIC आपके पास होगी तो 15,000 की, अगर किसी के पास LIC हो। सुकन्या समृद्धि योजना में हमारे पास होगा 30,000 के लगभग। LI हमारे पास हो गया 60,000। अंशदायी पेंशन योजना में सपोज हमारे पास 90,000 के लगभग है। तो ये हमारे पास कुल जो हमको हमारा टोटल हुआ 80CC के अंतर्गत तो 1,97,400 है। तो परंतु हमको इसमें अधिकतम छूट 1,50,000 की मिलेगी। तो हमारी जो कर योग्य आय होगी तो वो 4,72,272 रुपया होगी। इसके अलावा हमारे पास जो बिंदु 10 है, इसमें गृह ऋण पर दिए गए ब्याज पर ऋण, इसमें 50,000 की, जिसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें 50,000 की छूट मिलती है। चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर छूट 80D, ये सेक्शन 80D के अंतर्गत आता है। चिकित्सा बीमा 80D जो होगा तो इसमें अन्य कई कंडीशनें होती है। इस बार हमारा जो स्टेट हेल्थ स्कीम के तहत भी कटी है, तो यहाँ पे हम इसकी छूट ले सकते हैं 80D के अंतर्गत। इसमें स्वयं व परिवार हेतु 25,000 की छूट होती है। स्वयं व परिवार हेतु छूट, यदि आप 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000 की छूट मिलेगी। स्वयं एवं माता पिता हेतु छूट 50,000 की, दोनों 60 साल से नीचे होने चाहिए। एवं स्वयं एवं 60 साल से ऊपर के माता पिता हेतु छूट 75,000। 25,000 आपका हो गया, 50,000 जो तीसरा बिंदु है वहाँ से माता पिता को छूट मिल जाएगी। अगर आप स्वयं 60 साल से ऊपर हैं और आपके माता पिता भी स्वयं 60 साल से ऊपर हैं तो आपको 1 लाख की छूट मिलेगी। इस बिंदु इसको आप पॉज करके ढंग से पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार हमको 80D के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। इसके बाद उच्च शिक्षा ऋण हेतु ऋण पर ब्याज में भुगतान 80E के अंतर्गत राहत को उसमें दिए गए। अभी हमने कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत को उसमें जो दान दिया था उसमें 80G के अंतर्गत हम यहाँ पे छूट प्राप्त कर लेंगे। और पेंशन स्कीम अभिदान 80CC D2, ये एम्प्लॉयर शेयर होता है, तो ये प्राइवेट फर्म के लिए होता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। नेशनल पेंशन स्कीम में अभिदान 80CC D1B, इसमें हमको 80C के अंतर्गत भी छूट मिलती है और यहाँ पे भी छूट मिलती है। तो यहाँ पे हमारे 50,000 की लिमिट होती है। इसके बाद विकलांग आयकर दाता हेतु कटौती 80U, और इसके साथ हम इस बिंदु को भी समझ लेंगे, विकलांग आश्रित के चिकित्सा व्यय हेतु छूट 80DD, इनको समझ लेते हैं। विकलांग आयकर दाता 80U के अंतर्गत होता है। इस धारा के तहत विकलांग आयकरदाता को उसकी विकलांगता के आधार पर छूट प्रदान की जाती है, जो निम्न प्रकार से है। 40 से 80% तक विकलांगता के लिए 75,000 की छूट होती है। 80% से अधिक विकलांगता के लिए 1,25,000 की होती है। सेम इसी प्रकार का आश्रित विकलांग आयकरदाता 80DD के अंतर्गत आता है। यदि आप आयकरदाता हैं और आप पर कोई आश्रित है जो कि विकलांग है तो उस पर भी सेम छूट मिलती है। 40% से 80% 75,000 रुपये, 80% से अधिक विकलांगता के लिए 1,25,000 की छूट प्राप्त होती है। गंभीर बीमारी पर वास्तविक खर्च 80DD B,
परिष्कृत विकलांग आयकरदाता है। इस धारा के अंतर्गत कर्मचारी यदि किसी विशेष बीमारी से ग्रसित है तो उसे 40,000 की छूट, यदि 60 साल से अधिक है तो उसे 1 लाख की छूट प्राप्त होती है। बचत खाते के ब्याज पर छूट ATTT है, जो हमने अभी इनकम में दिखाया था ऊपर। खातों आदि पर ब्याज से अर्जित राशि 5,000 की दिखाई थी, तो यहाँ पे हमारे पास ATTT A और TTB के अंतर्गत हम इस पर छूट 10,000 की छूट प्राप्त कर सकते हैं, और जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए 50,000 की छूट होगी। तो यहाँ पे हम -50,000 कर लेंगे। और इस प्रकार चिकित्सा बीमा, यहाँ पे आप 1300 के जितना भी आपका बनेगा चिकित्सा बीमा, उस पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए दान के लिए भी आप छूट, यहाँ पर जितना भी आपका अमाउंट कटा होगा उसकी छूट हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास से यहाँ पे जो कर योग्य आय हो गई है वो गई है 4,60,970 रुपया। तो इस पर 2.5 लाख तक हमारा 0 रुपया आ गया, और 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा 5% कटा, इसमें 10,549 रुपये। तो कुल हमारी आय टैक्स हो गया 10,549 रुपया। लेकिन अगर आप ओल्ड से कर रहे हैं, ओल्ड मेथड से कर रहे हैं, तो 5 लाख से कम पर 87A के अंतर्गत हमको छूट मिलेगी 5%, यानी कि 12,500 रुपये की। तो ये हमारी सारी अमाउंट पर हमको छूट मिल गई है, इसलिए हमारा आयकर यहाँ पे नील हो गया है। यहाँ पे हम अपनी जो ग्रॉस सैलरी है उसको बढ़ा देते हैं, इसको 10 लाख के लगभग कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हम आयकर गणना को देखेंगे किस प्रकार होती है। तो हमने 10 लाख कर दिया, बाकी छूट हम उसी प्रकार से रहने देते हैं। अब सीधा लास्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुल कर योग्य आय धनराशि आ गई हमारे पास 6,95,100, और इस पे हमको 2 लाख से 5 लाख तक हमारे पास 12,500, और 5 लाख से 10 लाख पर 39,020 रुपये पड़ी। तो जैसे ये अमाउंट हमारी 5 लाख के पार कर गई, तो हमको जो 87A के तहत 12,500 की जो छूट मिलनी थी वो अब 0 हो जाएगी, और हमारा टोटल जो टैक्स हो जाएगा 51,520 रुपया हो जाएगा हमारा टोटल टैक्स। और इस पर 4% स्वास्थ्य अधिभार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिभार लगेगा, और इस प्रकार हमारी कुल जो टैक्स अमाउंट हो गई 53,581 रुपया हो गई है। और जो हमारे वेतन से आयकर की अग्रिम कटौती फरवरी तक होती है, तो वो अगर कुछ हो तो यहाँ पे फिल कर लेंगे हम। सपोज हमारे पास 25,000 की हमने अमाउंट पहले ही जमा कर ली है मंथली, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो कुल जमा योग्य आय कर होगा हमारे पास 28,581 रुपया हो गया है। तो साथियों, यदि आप इस एक्सेल शीट को लेना चाहें तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इस प्रकार हमने समझा कि हम अपना इनकम टैक्स किस प्रकार से तैयार कर लेते हैं, और विभिन्न धाराओं के बारे में जाना। और टैक्स आगणन अगर आप करना चाहें घर में बैठे अपने हाथ से, तो आप इसकी PDF शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और इसके विभिन्न धाराओं की अगर आप डिटेल में जानकारी चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको एक PDF लिंक दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि सामान्य धाराओं के बारे में आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आया होगा। और वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।